हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिला है समर्थन, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है इसको जांच का विषय। तो वहीं दुनिया के विश्लेषकों का सबसे बड़ा दावा कि ये नेता शानदार प्रदर्शन के साथ जीतेंगे चुनाव, भारत की सर्वोच्चता रखेंगे बरकरार। बताएंगे दोस्तों किसके बारे में दुनिया में मच रहा है डंका। तो वहीं क्या गाजा में तैनात होगी पाकिस्तानी फौज, तो वहीं भारत में गर्मी से कब मिलेगी राहत, इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। सारी खबरें बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश का, भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जरूर जय हिंद कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिला है समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जांच का विषय है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से मिले समर्थन पर खुलकर बात की है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि ये जांच और पड़ताल का गंभीर विषय है। उल्लेखनीय है कि भारत में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बीते दिनों कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर पाकिस्तान से टिप्पणियां आ चुकी हैं। न्यूज एजेंसी आईएनएस ने जब पाकिस्तान से राहुल गांधी और केजरीवाल को लेकर किए गए कमेंट पर पीएम मोदी जी से सवाल किया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं। भारत के वोटर्स भी बाहर के किसी की हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ लोग ही हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है। अब ये जांच पड़ताल का गंभीर विषय है। मुझे नहीं लगता कि जिस पद पर मैं बैठा हूं वहां पर ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करने चाहिए, लेकिन चिंता मैं समझ सकता हूं। दोस्तों वाकई में हो भी क्यों ना, जब चुनाव भारत में है, जीत हार भारत में होगी, चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन पाकिस्तान से ऐसे समर्थन मिलना, वो भी दुश्मन देश से समर्थन मिलना, वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जब अपने भारतीय सैनिकों के शहीद होने की बातें याद आती हैं तो वाकई में दोस्तों पाकिस्तान को लेकर जो गुस्सा है भारतीयों का, वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे में क्या पाकिस्तान से भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करना ठीक है? क्या इन नेताओं का पाकिस्तान से समर्थन देना किसी भी हद तक सही है? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और कौन कौन मानता है कि वाकई में ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। भारी मात्रा में आज इस वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। तो वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां दुनिया के विश्लेषकों का सबसे बड़ा दावा, पीएम मोदी शानदार प्रदर्शन के साथ जीतेंगे चुनाव, भारत की सर्वोच्चता रखेंगे बरकरार। जी हां, ये आज की अभी की सबसे लेटेस्ट दावा निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों विदेशों से, जहां पर आपको बता दें भारत में अभी 7वां चरण बाकी है। 1 जून 2024 को ये 7वां चरण होगा, जहां लगभग 10% निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन देश विदेश के समाचार विश्लेषकों और राजनीतिक विद्वानों ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव जीतेंगे और इस तरह भारत की क्षेत्रीय सर्वोच्चता बरकरार रहेगी। दुनिया भर के विश्लेषकों व अधिकांश मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी एक और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मतदाताओं ने पहले ही अपना जनादेश दे दिया है, अभी केवल आधिकारिक नतीजे और घोषणा सामने आना बाकी है। मैं भारतीय चुनाव पर कुछ नवीनतम मीडिया कवरेज की व्याख्या के माध्यम से इस मूल्यांकन तक पहुंचा हूं। हालांकि कथित तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित भाजपा की स्थापना के लिए नेतृत्व करने वाले विचारकों का मूल्यांकन नहीं किया गया, जिससे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष और निराशा की कुछ दरारें पैदा हो गई। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे दिन के अंत में भाजपा को वोट देंगे। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन इस तथ्य का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी सरकार की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और मजबूत हो गई है। यानी कि दोस्तों विदेशों में भी माने जाने लगा है। दुनिया के विश्लेषकों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी शानदार प्रदर्शन के साथ जीतेंगे चुनाव। आपको क्या लगता है दोस्तों? एक भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा, आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये लोकसभा चुनाव। तो वहीं आपको बता दें, क्या गाजा में तैनात होगी पाकिस्तानी फौज? सऊदी अरबिया को साध रहे जनरल मुनीर शहबाज की बल्ले बल्ले। जी हां, पाकिस्तान इन दिनों अपनी फौज को गाजा पट्टी में तैनात करने के प्लान पर काम कर रहा है। इस काम के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान सऊदी अरबिया की शरण में है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि गाजा में पाक फौज की तैनाती से उसे एक और अंतर्राष्ट्रीय ठेका मिलेगा, जिससे वैश्विक उपस्थिति मजबूत होगी। तो वहीं सऊदी अरबिया के बैनर तले पाकिस्तानी फौज की तैनाती से दोनों देशों के रिश्तों में भी सुधार होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी फौज संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में पहले से ही योगदान देती रही है। पाकिस्तानी फौज इन दिनों यूक्रेन को भी बड़ी मात्रा में गोला बारूद सप्लाई कर रही है। ये गोला बारूद ब्रिटेन के रास्ते यूक्रेन जा रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तानी सेना के अंतर्गत काम करने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं। जी हां, पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट वजाहत खान ने बताया है कि पाक फौज एक स्वतंत्र शैडो विदेश नीति
संचालित कर रही है। इस पर ना तो पाकिस्तानी संसद का नियंत्रण है और ना ही सरकार का। यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर गाजा पट्टी में अपनी सेना की तैनाती को लेकर सीधे सऊदी अरबिया से बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं बता दें, चीन के साथ काम करने को तैयार हुए ताइवान के राष्ट्रपति चीनी सैन्य अभ्यास के बाद बदले इनके सुर। जी हाँ, ताइवान के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि वो उनके देश के आसपास किए गए चीनी सैन्य अभ्यास के बावजूद बीजिंग के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लाई चिंग ते के शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद चीनी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान को घेर लिया और अभ्यास के बारे में चीन ने कहा है कि यह द्वीप पर कब्जा करने की उसकी क्षमता का परीक्षण था। AFP के मुताबिक लाई ने रविवार को कहा है कि वो चाहते हैं कि ताइवान और चीन क्षेत्रीय स्थिरता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संयुक्त रूप से निभाएं। ताइपे में एक कार्यक्रम में लाई ने कहा कि मैं चीन के साथ आदान प्रदान और सहयोग के माध्यम से आपसी समझ और सामंजस्य को बढ़ाने, शांति और साझा समृद्धि की स्थिति की ओर बढ़ने की भी आशा करता हूं। आपको बता दें कि 2016 में पूर्व राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के पदभार ग्रहण करने के बाद चीन और ताइवान के बीच संचार टूट गया था। तब उन्होंने ताइवान की संप्रभुता की रक्षा करने का वचन दिया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से चीन के साथ काम करने को तैयार हुए हैं ताइवान के नए राष्ट्रपति, ये कहीं ना कहीं चीन के लिए बड़ा ही बोनस जैसा हो सकता है, क्योंकि चीन के नए राष्ट्रपति को शायद ये अंदाजा नहीं कि चीन को बस उंगली पकड़ाने की देर है, उसके बाद वो पूरा हाथ खींच लेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे ताइवानी राष्ट्रपति को? बताइएगा जरूर, जो नए नए राष्ट्रपति बने हैं और चीन के साथ काम करने को तैयार हुए हैं, जबकि चीन हमेशा से इस तैयारी में बैठा हुआ है कि बस ताइवान की चीजें हमें पता चले, उसके बाद वो क्या करेगा ये पूरी दुनिया जानती है। तो वहीं आपको बता दे, रईसी की मौत से ईरान में उबाल, राष्ट्रपति बनने के लिए 20 नेताओं के बीच मची होड़। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत से ईरान की राजनीति गरमाई हुई है। रईसी की जगह लेने के लिए कम से कम 20 लोगों ने अपना दावा ठोका है। ईरानी गार्डियन काउंसिल की ओर से उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी मिलते ही ईरान के राष्ट्रपति पद यानी रईसी के उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए 20 नेताओं के सामने आने से स्पष्ट रूप से ईरान की आंतरिक राजनीति में कलह उत्पन्न की संभावना है। ऐसे में ईरान सरकार कोशिश करेगी कि इस मुश्किल परिस्थिति में उसके आंतरिक कलह दुनिया के सामने नहीं आए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी एक जैसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं जो इस मुश्किल परिस्थिति और अशांति से प्रभावित ईरान में स्थिरता ला सके। जी हाँ, ईरानी गार्डियन काउंसिल में 12 विशिष्ट सदस्य शामिल है। ये सभी सदस्य सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के करीबी हैं। ऐसे में ये अहम हो जाता है कि क्या काउंसिल अपने कट्टरपंथी दृष्टिकोण पर कायम रहती है या राष्ट्रपति पद के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की अनुमति देकर अधिक लोकतांत्रिक रास्ता का चुनाव करती है, ये देखना होगा। तो वहीं आपको बता दें, नाइजीरिया में बंदूकधारियों का बहुत बड़ा आतंक, 150 लोगों को एक साथ किया अपहरण। जी हाँ, नाइजीरिया में पिछले कुछ सालों से ग्रामीण इलाकों में हमले और फिरौती के लिए अपहरण आम बात हो गई है। यहाँ एक बार फिर हथियारबंद लोगों का आतंक देखने को मिला है। सोमवार को अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि देश में बंदूकधारियों के एक नए ग्रुप ने करीब 150 लोगों का अपहरण कर लिया है। यहाँ डाकुओं के रूप में जाने वाले भारी हथियारों से लैस गिरोह अक्सर निवासियों को लूटने और अपहरण करने के लिए दूर दराज के गाँव को निशाना बनाते हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइल, जापान में मच गया हड़कंप, जारी कर दिया अलर्ट। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइल तो मचा, पूरे जापान में हड़कंप जापान ने जारी कर दिया, जिसके बाद अलर्ट। दरअसल नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोमवार को जापान में मिसाइल दागी गई, जिससे जापान में हड़कंप मच गया। नॉर्थ कोरिया की इस हरकत के बाद जापान ने अलर्ट जारी कर दिया है। जापान की सरकार ने जे अलर्ट जारी किया है, साथ ही अपने नागरिकों को फौरन सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने विमान, जहाजों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि आकस्मिकताओं के लिए तैयार रहें और एहतियात के लिए सभी मुमकिन उपाय करें। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसके लिए एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया की ओर से एक मिसाइल लॉन्च की गई है। ऐसे में सभी से अपील है कि आप लोग किसी सुरक्षित इमारत या भूमिगत जगहों का शरण ले। जी हाँ, तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है चर्चा, आखिर पीएम मोदी के पास कितनी है संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया आजकल भारत के चुनाव में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेती नजर आ रही है। पाकिस्तान की मीडिया में इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति को लेकर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हसन निसार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति है। ये पाकिस्तान के नेताओं के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति देश का 10 साल से प्रधानमंत्री रहा हो उसके पास सिर्फ 3 करोड़। पाकिस्तान में तो नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही हैं। पाकिस्तान में पीएम मोदी की संपत्ति की चर्चा तेज होने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर शोहेब चौधरी ने भी आवाम से बात की। इस दौरान पाकिस्तानी शख्स ने अपने ही देश के नेताओं को जमकर लताड़ लगाई। दिलशाद नाम के युवक ने
ने कहा कि भारत में एक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे जो किराए के मकान में रहते थे और उनके पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। शख्स ने कहा कि हमारे देश पर जो शासन करने वाले परिवार है उनके कार का टायर 3 करोड़ में चेंज होता है। शख्स ने कहा कि हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन भारत है, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान को दुश्मन की भी लिस्ट से बाहर कर दिया है। जी हाँ, तो वहीं एक पाकिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान चाहकर भी 100 साल तक भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि पाकिस्तानी दोस्तों वाकई में भारत के चुनाव और खास करके पीएम नरेंद्र मोदी जी में इंटरेस्ट दिखाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात फिर टूटेगा देश, इमरान खान ने जताई ये चिंता। दरअसल जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को लेकर चिंताएं जताई है। उन्होंने कहा कि देश में फिर वही चीजें दोहराई जा रही हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश वजूद में आया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बंगाली नेता शेख मुजीबुर रहमान नहीं बल्कि सैन्य तानाशाह जनरल यादव खान और उसके नजदीकी अफसर जिम्मेदार थे। इमरान खान ने लिखा कि जिस तरह से देश के टूटने के लिए शेख मुजीब को दोष दिया जाता है और गद्दार कहा जाता है वो सच नहीं है। मुजीब तो देश के संविधान पर भरोसा करते थे और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। इमरान खान ने आगे कहा कि अगर लोगों ने मुजीब को चुना था तो क्यों उसको सत्ता नहीं सौंपी गई। हमें सोचना चाहिए कि गद्दार मुजीब था या फिर उसका हक छीनने वाला जनरल यादव। 1971 में जो हुआ वही आज हो रहा है। आज भी पीटीआई को लोगों ने चुना है, उसको सत्ता नहीं दी गई और उसके लीडर इमरान खान को जेल में डाला गया। जिन लोगों को अवाम ने खारिज किया उसको सत्ता में बैठा दिया गया। यानी कि दोस्तों इमरान खान ने पाकिस्तान में 1971 वाले हालात बताए हैं आज के टाइम में। तो वहीं राफा पर फ्रांस, तुर्की, इजिप्ट नाराज, नेतन्याहू भी जिद पर अड़े। मिडल ईस्ट में अब मचेगा असली वाला बवाल। क्या है खबर बता दें, राफा में शरणार्थी शिविर पर हमले के बाद मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। गाजा में इजराइल के विध्वंसक हमलों पर फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति नाराजगी जता चुके हैं। अमेरिका लगातार इजराइल से संयम बरतने को कह रहा है। इजिप्ट की ओर से भी मोर्चा खुलते दिखाई दे रहा है। सोमवार को इजिप्ट के सैनिकों ने भी इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया। हालांकि नेतन्याहू अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर ये ऐलान कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में सोमवार को जब इजिप्ट और इजराइल के सैनिकों में गोलीबारी की खबरें सामने आई तो एक बार की फिर लगने लगा कि अब मिडिल ईस्ट बड़ी जंग की आग में जलने की तैयारी कर रहा है। ये हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि गोलीबारी से कुछ देर पहले ही फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा पर इजराइल की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों की निंदा की थी। तो वहीं दुबई से बाबा बागेश्वर ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। किसको कहा मेरी बातें समझ नहीं आ रही। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों दुबई यात्रा को लेकर चर्चाओं में हैं। उनके कई वीडियो क्लिप और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में तो वो यूएई की जमकर तारीफ करते नजर आए, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि दुबई के लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। दरअसल दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दरबार लगाया था। इसमें हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ थी। कई बड़े अधिकारी, दुबई सरकार के अफसर समेत कई अभिनेता भी इसमें शामिल थे। कीर्तन दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने यूएई की तरफ तारीफ करते हुए कहा, अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है तो घूमते रह जाओगे, लेकिन एक ऐसी धरती है जहां पूरी दुनिया को आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपको कल्चर समझना है, दुनिया को समझना है तो दुबई आइए। तो वहीं आपको बता दें सऊदी अरबिया पर यह बड़ा प्रतिबंध हटाने जा रहा है अमेरिका। आखिर क्या है इसकी वजह? दरअसल अमेरिका आने वाले हफ्तों में सऊदी अरब को विनाशकारी हथियारों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है। रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर दी है कि अमेरिका संभावित रूप से सऊदी अरबिया पर लगा ये प्रतिबंध हटाने वाला है। अखबार ने मामले से परिचित एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने पहले ही सऊदी अरबिया को संकेत दे दिया है कि वो प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है। तो वहीं बता दें रशिया के खिलाफ खुलकर सामने आया स्पेन यूक्रेन को देगा $1 अरब से ज्यादा का हथियार। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए स्पेन ने अतिरिक्त वायु रक्षा मिसाइलें मुहैया करने का सोमवार को वादा किया। यूक्रेन को युद्ध के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने पर हर महीने रूस द्वारा गिराए जाने वाले 3000 बमों का मुकाबला करने के लिए इन अतिरिक्त मिसाइलों की आवश्यकता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका निर्मित 7 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है ताकि रशिया को विनाशकारी ग्लाइड बमों के जरिए पावर ग्रिड और नागरिक क्षेत्रों के साथ साथ सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने से रोका जा सके। तो वहीं पाकिस्तान में 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। भीषण गर्मी से बेकाबू हुए हालात। जहां पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत में सिंध में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। ये पाकिस्तान में दर्ज किया गया अब तक के शीर्ष 3 सबसे ज्यादा तापमान में से एक है। तो वहीं शहबाज सरकार की सेना ISI के दखल को रोकने की तैयारी कर रही है। पीएम के सलाहकार ने कहा इसके लिए तंत्र बनाना बेहद ही जरूरी। जी हाँ, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सेना
और सत्ता एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। यही वजह है कि सेना में सत्ता और सत्ता में सेना की झलक दिखी जाती है। हालांकि अब शहबाज सरकार सेना और आईएसआई के दखल को रोकने की तैयारी में लग गई है। यहाँ के प्रधानमंत्री के राजनीतिक और सार्वजनिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने एक तंत्र बनाने का आह्वान किया है ताकि संस्थान एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी ना कर पाए। दरअसल उनका ये बयान न्यायाधीशों द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद आया है, जिसमें न्यायिक कार्यों में खुफिया एजेंसियों द्वारा कथित हस्तक्षेप की बात कही गई थी। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पर पीएम शेख हसीना का निशाना, कहा हम लंदन से वापस लाकर उसे सजा दिलाएंगे। जी हाँ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विपक्षी नेता खालिदा जिया में इनके बीच लंबे समय से संघर्ष है। इसी बीच सोमवार को बांग्लादेशी पीएम ने जिया के बेटे तारिक रहमान को लंदन से वापस लाने और सजा का क्रियान्वयन करने के लिए अपनी सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। रहमान बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मां के जेल जाने के बाद से उन्होंने ही बीएनपी की बागडोर संभाली थी। ये वही है दोस्तों बीएनपी की नेता खालिदा जिया जो बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चला रही थी, भारतीय प्रोडक्ट पर बैन लगाने की बात कह रही थी। ये वही है। अब ऐसे में शेख हसीना ने तगड़ा निशाना साधा और कहा कि तुम्हारे बेटे को लंदन से वापस बुलाकर सजा दिलवाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, 15 की मौत, लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर। जी हाँ, मध्य अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और अरकानसस में आए शक्तिशाली तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। 2 बच्चों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई मकान तबाह हो गए और हजारों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने बताया है कि ओक्लाहोमा सीमा के समीप टेक्सास की कुक काउंटी में कई लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। तो वहीं बता दे 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी ने बना ली दूरी। आखिर क्या है इसकी वजह है? क्यों गठबंधन में शामिल होने के बाद भी इनका गठबंधन, विपक्षों का गठबंधन मजबूत नहीं दिखाई दे रहा, आपस में बैर नजर आ रहा है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस आगामी 1 जून को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन की बैठक से दूर रहेगी। ऐसा कहा गया है कि मीटिंग वाले दिन ही लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए पार्टी के प्रमुख नेता व्यस्त रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून की दोपहर को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। टीएमसी के सूत्रों ने कहा है कि बैठक वाले दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीट पर मतदान होगा, जिनमें कोलकाता की 2 सीट यानी कि कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर शामिल है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं आपको बता दें, चुनावों में चीन को क्यों घसीट लाए खड़गे, कहा पीएम मोदी मंगल सूत्र मटन मुजरा की बात करते हैं लेकिन मेक इन इंडिया के बारे में बात नहीं करते। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के 6 राउंड हो चुके हैं। अब 1 जून को 7वां चरण होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन इससे पहले सोमवार को कांग्रेसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग अलग मुद्दों को लेकर पीएम मोदी जी पर निशाना साधा। अर्थव्यवस्था की स्थिति, निर्यात, बढ़ते व्यापार घाटे और मेक इन इंडिया को लेकर खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चीन को अपना सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बनाकर फर्जी राष्ट्रवाद पर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी मंगल सूत्र, मटन, मछली, मुगल और मुजरा के बारे में बोलते हैं लेकिन मेक इन इंडिया के बारे में बात नहीं करते। वो अपने कई चुनावी भाषणों में अर्थव्यवस्था पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोलते? इसका जवाब है सरकार की घोर विफलता। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम फ्लॉप हो गया है, पीएलआई योजना लड़खड़ा गई है और निर्यात में भारी गिरावट आई है। लेकिन दोस्तों, खड़गे की इस बौखलाहट के पीछे आपकी क्या राय है और आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? तो वहीं आपको बता दे, इतना ही नहीं, विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर होता नजर आ रहा है। तो वहीं ओवैसी ने भी अब पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर जवाब दिया। कहा आप तो चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे थे। जी हाँ, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी डिस्को, भांगड़ा, भारतनाट्यम कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर अपने वोट बैंक के लिए मुजरा करने का आरोप लगाया था। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या मोदी सोचते हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, बहुत बोल सकते हैं हम, आपके आरएसएस के इतिहास को बयान कर सकते हैं हम। जी हाँ, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अब जब मोदी ये कह रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति जैविक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, तो मुझे आशंका है कि वो इंसान है कि भी नहीं। कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए उन्हें पैदा किया है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं न जाने विपक्षों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी लहर तो नहीं है, इसी वजह से बौखलाते नजर आ रहे हैं और लगातार पीएम मोदी के बयानों पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर बरसे। कहा मोदी जी को महंगाई पहले डायन लगती थी, अब महबूबा लगती है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले महंगाई डायन
लगती थी, अब महंगाई महबूबा लगती है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले आते हैं तो माँ से मुसलमान, माँ से मटन करते हैं, लेकिन मैं माँ से महंगाई उन्हें नजर नहीं आती। भाजपा ने असम, यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों को भी बिहार में उतार दिया, लेकिन हम बिहार में अकेले ही मोर्चा संभालें, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो वहीं छठा चरण गिने बगैर 300 से 310 सीटें जीत रहे हैं अमित शाह जी के दावे के पीछे का गणित क्या है आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। वैसे में बीजेपी शुरुआत से ही 400 पार का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी के दिन पूरे होंगे और उनकी सरकार बनेगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहले 5 चरणों में ही उन्हें सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका है। उन्होंने बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा से लेकर कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात रखी। गृह मंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी को इस बार भी क्लियर बहुमत मिल रहा है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। वो एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 300 से 310 के बीच में हैं, पहले 5 चरणों के अंदर, इसमें छठा चरण शामिल नहीं है। हम आरामदायक स्थिति में है। इस बार हम 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल के शक्तिशाली सकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों के बीच गए थे। बाकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें आखिर कितना ऊपर और जाएगा पारा, इससे वातावरण में कैसा बदलाव, ज्यादा गर्मी से लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है आपको बता दें। आईएमडी के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने मीडिया को बताया कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक रेड अलर्ट चलेगा। उसके बाद से हर एक क्षेत्र में तापमान घटना शुरू हो जाएगा। ऑरेंज अलर्ट में चले जाएंगे। इंटेंसिटी रहेगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा क्योंकि थोड़ा पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। इसके कारण धीरे धीरे तापमान घटने लगेगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 3 दिन तक तापमान बना रहेगा। तो वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये स्थिति 2 दिन तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है दिन के समय में कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं लगेगा दरबार। 29 मई से शुरू होनी थी हनुमंत कथा और ये फैसला भीषण गर्मी और लू के कारण लिया गया है। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार जयपुर में लगने वाला था, लेकिन अब वो नहीं लगेगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।